नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के नाशिक जिले में बसे एक अहम किले की कहानी में उतर रहे हैं। हाँ, मौसम नदी के किनारे मालेगांव शहर में। मालेगांव का किला, बिल्कुल। इसे भुईकोट किला भी कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ी पर नहीं समतल जमीन पर बना है। सही। और हमारी आज की बातचीत का आधार है मालेगांव किला, इतिहास और वीरता की गाथा, लेख के कुछ अंश। और इसमें सिर्फ किले की बनावट की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है पेशवा सरदारों की सोच की, दूर दूर से आए कारीगरों के हुनर की, और सबसे खास 1818 की वो लड़ाई। हाँ, वो लड़ाई जिसमें मराठा सेना के मुस्लिम सैनिकों की वफादारी की मिसाल देखने को मिलती है। हाँ ना। हाँ, उनकी वफादारी और बहादुरी की एक अनोखी कहानी। तो आज हम इसी किले के इतिहास की अलग अलग परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बनने से किसने बनवाया था ये किला? इसे बनवाया था पेशवा सरकार के एक खास सरदार नारो शंकर राजे बहादुर ने। नारो शंकर राजे बहादुर? अच्छा। हाँ, पेशवाओं ने उन्हें मालवा इलाके में अपना एजेंट बनाया था और उनकी सेवाओं के बदले इनाम के तौर पर कई गांव मिले थे। और उन्हीं में से एक था मालेवाड़ी, जो आज का मालेगांव है। बिल्कुल। और वहीं पर करीब सन 1740 के आसपास उन्होंने इस किले की नींव रखी। ये एक तरह से पेशवा ताकत के फैलाव का भी संकेत था उस वक्त। और ये बनने में वक्त कितना लगा? स्रोत बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हाँ, छोटा तो बिल्कुल नहीं था। करीब 25 साल लग गए इसे पूरा होने में। 25 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। जाहिर है संसाधन भी खूब लगे होंगे। बेशक, 25 साल बहुत होते हैं, खासकर उस जमाने के हिसाब से सोचें तो। और इसके कारीगर भी वो कोई स्थानीय नहीं थे। अच्छा, कहाँ से बुलाए गए थे? उन्हें सूरत से और उत्तर भारत से खास तौर पर बुलाया गया था। मतलब नारो शंकर एक बहुत ही मजबूत और शायद दिखने में भी शानदार किला बनवाना चाहते थे। हाँ, लगता तो यही है। वो बेहतरीन हुनर चाहते थे इसके लिए। और ये बात किले की बनावट में दिखती भी है। जी। जैसे आपने कहा, ये भुईकोट किला है, समतल जमीन पर। फिर भी सुरक्षा के इंतजाम तो जबरदस्त थे। हाँ, भुईकोट किलों को अक्सर कम सुरक्षित माना जाता है पहाड़ी किलों के मुकाबले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। दीवारें ही देख लीजिए, 60 फीट ऊंची। 60 फीट? आजकल की 5-6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। हाँ, और मोटाई 6 फीट। तोप के गोलों से भी इन्हें तोड़ना आसान नहीं रहा होगा। ये तो मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालती होंगी दुश्मन पर। और सिर्फ दीवारें नहीं, चारों तरफ खाइयां भी थीं। हाँ, गहरी खाइयां। ये तो किलों की सुरक्षा के लिए आम तरीका है, पर यहाँ एक और बात थी। क्या? इन खाइयों में पास बहने वाली मौसम नदी का पानी मोड़ा जाता था। अच्छा, मतलब किला पानी से घिर जाता था? हाँ, एक तरह से एक द्वीप जैसा बन जाता था। दीवारों तक पहुंचना और भी मुश्किल, अभेद्य बनाने की पूरी कोशिश। और किले के अंदर बड़े दरवाजे, तोपे लगाने की जगहें, ये सब तो होगा ही। पानी का इंतजाम कैसे होता था इतनी बड़ी सेना के लिए? हाँ, वो भी सोचा गया था। किले के अंदर पानी की जरूरत के लिए एक बड़ा षटकोणीय, मतलब हेक्सागोनल शेप का कुआं बनाया गया था। षटकोणीय? कोई खास वजह? शायद स्थिरता के लिए या ज्यादा पानी जमा करने के हिसाब से ये डिजाइन बेहतर रहा होगा। तो ये सब चीजें, ऊंची दीवारें, पानी भरी खाई, मजबूत दरवाजे, तोपें, पानी का अंदरूनी इंतजाम, ये सब मिलकर इसे बहुत सुरक्षित सैन्य ठिकाना बनाते थे। तो मराठा काल में ये किला एक महत्वपूर्ण फौजी अड्डा बन गया? हाँ, बिल्कुल। मराठा साम्राज्य का एक अहम ठिकाना। और यहाँ सिर्फ मराठा सैनिक ही थे या और भी कोई? नहीं, यहाँ अच्छी खासी संख्या में रोहेला और दूसरे मुस्लिम सैनिक भी तैनात थे। रोहेला सैनिक? हाँ, रोहेला सैनिक अपनी लड़ने की काबिलियत के लिए मशहूर थे। उन्हें मराठा सेना में रखना उस दौर में आम बात थी, और इनकी मौजूदगी का असर वहाँ के समाज पर भी पड़ा। अच्छा, किस तरह का असर? देखिए, इन मुस्लिम सैनिकों की बड़ी तादाद की वजह से मालेगांव शहर का मुसलमानों से एक गहरा रिश्ता बन गया। ये सिर्फ फौजी मौजूदगी नहीं थी। मतलब? हमें स्रोत से पता चलता है कि 1816 में दिलावर खान नाम के एक रोहेला सैनिक ने मालेगांव में पहली ईदगाह बनवाई थी। ओह, तो किला सिर्फ जंग की जगह नहीं था, वहाँ एक मिली-जुली संस्कृति भी पनप रही थी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग साथ रह रहे थे, अपनी पहचान भी बनाए हुए थे। ये तो दिलचस्प है कि कैसे एक फौजी इमारत सामाजिक विकास का भी हिस्सा बन रही थी। लेकिन फिर आया साल 1818 और सब बदल गया। हाँ, 1818 भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध का वक्त। पेशवा बाजीराव द्वितीय की ताकत कम हो रही थी
और ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। और इसी माहौल में अंग्रेजों ने मालेगांव किले को घेर लिया। हाँ, 16 मई 1818 को कर्नल मैकडॉवेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने घेरा डाला। और जैसा हमने पहले बात की, किले की हिफाजत का जिम्मा ज्यादातर मराठा फौज के मुस्लिम सैनिकों पर था। सही। अंग्रेजों को शायद लगा होगा कि पेशवा तो कमजोर हो ही रहे हैं, तो ये सैनिक आसानी से हथियार डाल देंगे। उन्होंने शायद कोशिश भी की होगी, आत्मसमर्पण के लिए कहा होगा। हाँ, प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन सैनिकों का जो जवाब था वो कमाल का था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा, जब तक हमारे पास लड़ने के लिए गोला बारूद है और जब तक हमें हमारे मालिक यानी पेशवा की तरफ से हुक्म नहीं मिलता हथियार डालने का, हम लड़ेंगे। अरे ये तो कमाल की वफादारी है। हाँ। एक ऐसे साम्राज्य के लिए जो खत्म होने की कगार पर था। हाँ, ये उनकी निष्ठा थी। अब इसकी वजह क्या थी? शायद नमक हलाली का उसूल, या अपना फौजी जमीर, या शायद अंग्रेजों को बाहरी हमलावर मानकर अपने इलाके की हिफाजत करना। वजह जो भी हो, वो अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने ये कर दिखाया। अंग्रेजों के लिए ये लड़ाई आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। लगभग 1 महीना 16 मई से 13 जून तक जबरदस्त लड़ाई चली। 1 महीना? हाँ, किले के रक्षकों ने बहुत बहादुरी दिखाई। अंग्रेजों को किला जीतने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। उनके पास हथियार बेहतर थे, संसाधन ज्यादा थे, फिर भी नुकसान हुआ उनका। हाँ, काफी नुकसान हुआ। स्रोत बताते हैं कि उनके करीब 220 सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। ये उस जमाने के हिसाब से बड़ी संख्या है। ये उन रक्षकों की बहादुरी का सबूत है। 1 महीने की घेराबंदी, 220 सैनिकों का नुकसान, फिर आखिर में 13 जून 1818 को किला अंग्रेजों के हाथ आ गया। हाँ, किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और मोड़ आता है। कैसा मोड़? युद्ध जीतने के बाद जो ब्रिटिश कमांडर थे कर्नल मैकडॉवेल, वो इन मुस्लिम सैनिकों की बहादुरी और अपने मालिक के प्रति उनकी अटूट वफादारी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए। अच्छा? हाँ, कि उन्होंने उनके साथ वो बर्ताव नहीं किया जो आमतौर पर हारे हुए सैनिकों के साथ होता है। मतलब क्या किया उन्होंने? ये बहुत ही अनोखी बात थी। कर्नल मैकडॉवेल ने न सिर्फ उनकी बहादुरी की तारीफ की, बल्कि उन सैनिकों को जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उनके खंजर और छोटे हथियार अपने पास रखने की इजाजत दे दी। क्या? हथियार रखने की इजाजत हारे हुए दुश्मन को? हाँ, ये उस दौर की फौजी रिवायतों में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। ये दिखाता है कि अंग्रेजों ने भी उनकी लड़ाई को सिर्फ बगावत नहीं, बल्कि शौर्य और निष्ठा का प्रदर्शन माना। ये तो सचमुच यकीन करना मुश्किल है। जंग के मैदान में दुश्मन की बहादुरी का ऐसा सम्मान, ये तो उन सैनिकों की वफादारी को हमेशा के लिए यादगार बना गया। बिल्कुल। ये घटना मालेगांव के इतिहास में सुनहरे हरफों में लिखी गई। ये दिखाती है कि जंग की वहशत के बीच भी कभी-कभी इंसानियत, बहादुरी और वफादारी का सम्मान वो अपनी जगह बना लेता है। इस पहलू ने तो कहानी को एक अलग ही रंग दे दिया। खैर, अंग्रेजों के कब्जे के बाद किले का क्या हुआ? मराठा ताकत तो खत्म हो गई थी। हाँ, तो ब्रिटिश राज में धीरे धीरे इस किले का जो पारंपरिक फौजी महत्व था वो कम होता गया। अंग्रेजों की अपनी छावनियां थी, उनकी जरूरतें अलग थीं। तो किला नजरअंदाज होने लगा। हाँ, एक तरह से फौजी इस्तेमाल कम हो गया। तो क्या वो बस खंडहर में तब्दील होने लगा? पूरी तरह से नहीं। और यहीं एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे किले का फौजी इस्तेमाल घटा, उसके आसपास की खाली जमीन या शायद पुरानी बैरकें, उन्होंने एक नए किस्म के लोगों को अपनी तरफ खींचा। किन्हें? बुनकरों और कारीगरों को। बुनकर किले के पास? ये कैसे हुआ? स्रोत ठीक वजह नहीं बताते, पर ऐसा होता है अक्सर। जब कोई बड़ी जगह जैसे किला अपना पुराना मकसद खो देती है, तो उसके आसपास की जगह नए कामों के लिए इस्तेमाल होने लगती है। शायद वहां बसने की सहूलियत थी या पानी का इंतजाम था। मोसामदी और वो कुआं, हाँ, हो सकता है। हाँ, तो धीरे धीरे किले के आसपास बुनकरों की एक अच्छी खासी आबादी बस गई। अच्छा, तो क्या इसी वजह से मालेगांव बाद में इतना बड़ा टेक्सटाइल हब बना? इसका कनेक्शन किले के इतिहास से है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, ये सीधा नहीं, पर एक अहम कनेक्शन है। किले का फौजी पतन, उसने अनजाने में ही मालेगांव की औद्योगिक पहचान की नींव रख दी। वाह, इतिहास कैसे जुड़ता है। जो कभी फौजी ताकत का गढ़ था, वो कपड़ा उद्योग का केंद्र बन गया। बिल्कुल, इतिहास सीधी लकीर में नहीं चलता। और आज इस किले की क्या हालत है? क्या कुछ बचा है उस पुरानी शानो शौकत का? आज हालत मिली जुली है। दुख की बात है कि किले का एक बड़ा हिस्सा वो वक्त के साथ और शायद देखभाल की कमी से खंडर हो गया है।
ओ, लेकिन क्या ये पूरी तरह वीरान है? स्रोत में स्कूल का जिक्र था। हाँ, ये एक अच्छी बात है। किले की दीवारों के अंदर आज भी एक मराठी मीडियम का हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज चलता है। अच्छा, तो किला आज भी मतलब शिक्षा का केंद्र बना हुआ है, रूप बदल गया है बस। हाँ, ये किले को जिंदा रखे हुए है, उसे आज की जिंदगी से जोड़े हुए हैं। तो ये किला आज भी खड़ा है, अपनी कहानी सुनाता हुआ। मराठा निर्माण, रोहिला सैनिकों की मौजूदगी, मुस्लिम सैनिकों की हैरत अंगेज वफादारी और बहादुरी, अंग्रेजों की जीत और उनका सम्मान, और फिर टेक्सटाइल हब का अप्रत्याशित उदय। बिल्कुल। और यहाँ तो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है इसकी पहचान की परतें। किला बनवाया एक मराठा सरदार ने, पेशवा ताकत का निशान रहा, पर इसकी सबसे यादगार कहानी जुड़ी है मराठा सेना के उन मुस्लिम सैनिकों से जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए जान दी और जिनकी वफादारी ने दुश्मन को भी उनका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये विरोधाभास ही इसे खास बनाता है। एक ही जगह पर इतनी अलग अलग कहानियां, इतनी अलग पहचाने। सही कहा। यह दिखाता है कि इतिहास कितना पेचीदा होता है। कौन बना रहा है मराठा, कौन उसकी रक्षा कर रहा है, मराठा रोहिला मुस्लिम सैनिक, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, अंग्रेज, और उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं, ब्रिटिश सम्मान, बाद में औद्योगिक बदलाव, ये सब आपस में कैसे गुथे हुए हैं। तो किसी भी ऐतिहासिक जगह को सिर्फ एक नजर से देखना काफी नहीं होता। ये सिर्फ ईंट पत्थर की दास्तान नहीं है, ये निष्ठा, वीरता, बदलाव और वक्त के साथ पहचान बदलने की कहानी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, हमने देखा कि कैसे नारू शंकर राजे बहादुर ने करीब 25 साल लगाकर यह मजबूत किला बनवाया। 60 फीट ऊंची दीवारें, पानी भरी खाइयां। फिर हमने 1818 की उस घेराबंदी पर बात की जहां मराठा फौज के मुस्लिम रक्षकों ने गिरते हुए पेशवा साम्राज्य के लिए गजब की वफादारी दिखाई और अंग्रेजों का सामना किया, और कैसे अंग्रेज भी उनकी बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें हथियार रखने का सम्मान दिया। हाँ, और आखिर में कैसे किले का फौजी महत्व कम होने पर उसके आसपास बुनकर बसे और मालेगांव एक टेक्सटाइल सेंटर बन गया। ये पूरी यात्रा हमें बताती है कि मालेगांव का किला सिर्फ एक इमारत भर नहीं है, ये वास्तुकला है, सैन्य रणनीति है, इंसानी जज्बों का, खासकर वफादारी का सबूत है, और बदलते वक्त का आईना भी है। ये दिखाता है कि ऐतिहासिक जगहें अक्सर बहुत जटिल, बहुत स्तरीय पहचान रखती हैं। सही कहा। और यहीं पर हम अपनी आज की चर्चा को रोकते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर, इस पर सोचिएगा जरूर। मालेगांव किले जैसी जगहें जो एक साथ इतनी सारी पहचानें, मराठा निर्माण, मुस्लिम हिफाजत, ब्रिटिश जीत और फिर कॉमर्स में भूमिका समेटे हुए हैं, ये हमें क्या सिखाती हैं? और हमारे आसपास ऐसी और कितनी ऐतिहासिक धरोहरें होंगी जिनकी कहानियां भी इतनी ही परतदार, शायद पहली नजर में विरोधाभासी लगें, और जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोजे और समझे।